नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीलिम्स 2023 नजदीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज हो सके उसके लिए ये अभ्यास सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज है। प्रीलिम्स में जो भी दैनिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस आते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार हैं, वहां पर जो न्यूज आती है उसी को कैलिब्रेट करके फिर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में फ्रेम करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों की तरह इंग्लिश के क्वेश्चंस की हिंदी में प्रैक्टिस कर सके। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बैसाख या बुद्ध पूर्णिमा के नाम, बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए वर्ष का सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की जीवनी की 3 मुख्य घटनाओं का प्रतीक है। इसे 1999 से भारत सरकार द्वारा यूएन डे ऑफ बैसाख के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा कथन सही है। हमारे पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा कथन है उसमें दिया है यूएन डे ऑफ बैसाख को भारत सरकार ने घोषित किया, जबकि अगर यूएन डे है तो उसे यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस खुद, संयुक्त राष्ट्र खुद मान्यता देगा, ना कि भारत सरकार देगी। तो तीसरा कथन हमारा गलत हो गया, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ केवल विकल्प 1 और 2। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बैसाख या बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए वर्ष का सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं को चिन्हित करता है। 3 मुख्य घटनाएं क्या थी? सबसे पहले जन्म, फिर आत्मज्ञान, फिर महापरिनिर्वाण। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी प्रांत नेपाल में। आत्मज्ञान हुआ था सिद्धार्थ को, उनका नाम जब सिद्धार्थ था और उन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति माना गया था। और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर भारत में, जिसे गौतम बुद्ध की मृत्यु का स्थान भी कहा जाता है। 1999 से इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूएन डे ऑफ बैसाख के रूप में मान्यता दी गई, इसलिए कथन 3 गलत हो गया था, क्योंकि वहां भारत सरकार लिखा था। इस साल बैसाख बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई जा रही है। त्योहार बैसाख अप्रैल या मई के हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन पर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जाना। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोलता है, हीट इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता का संयोजन है। इसका उद्देश्य अपनी आबादी पर गर्मी के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना और विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट उत्पन्न करना है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन भी बिल्कुल सही है कि हीट इंडेक्स यानी हीट को मापने वाला जो इंडेक्स है वो हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता का संयोजन है, क्योंकि एक तो गर्मी कितनी है और आर्द्रता ह्यूमिडिटी कितनी है, दोनों को ही नापना है, तब हीट इंडेक्स बनता है। और दूसरा ये कि गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए और विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट उत्पन्न करना, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे यहाँ गलत पूछा है। तो हमारा सही उत्तर हुआ न तो 1 और न ही 2, क्योंकि दोनों ही कथन सही है। चलिए हीट इंडेक्स के बारे में और जानते हैं। तो इंडेक्स शब्द जहां भी आ जाए तो उसका मतलब होता है नापना, यानी मेजरमेंट करना। तो ये हमारा भारत मौसम विभाग है, विज्ञान विभाग है, आईएमडी, उसने इसकी भारत की आबादी पर गर्मी के प्रभाव को मापने के लिए अगले साल एक समग्र सूचकांक लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। ताप सूचकांक हवा के तापमान और सापेक्ष आर्द्रता का संयोजन है। ये इस बात का माप है कि वास्तव में कितना गर्म महसूस होता है जब सापेक्ष आर्द्रता को वास्तविक हवा के तापमान के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका उद्देश्य अपनी आबादी पर गर्मी के प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना और विशिष्ट स्थानों के लिए प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट उत्पन्न करना है। तो इस प्रकार से हमने हीट इंडेक्स के बारे में जाना। यह भी लॉन्च नहीं हुआ है, अगली साल लॉन्च होगा।
भारत मौसम विज्ञान विभाग इसे लॉन्च करेगा, ताकि भारत के लोगों को ये पहले ही सूचना दी जा सके और उससे जो है गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सिक्का बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो सिक्का बंदरगाह हाल ही में चर्चाओं में रहा है। इसका क्या कारण है कि इस सिक्का बंदरगाह से रूस से जो तेल आता है, कच्चा तेल, वो यहाँ पर भारत में आता है। रिलायंस जो समूह है उसका ये बंदरगाह है। यहां से ये प्रोसेस होता है क्रूड ऑयल, फिर ये यूरोपीय देशों में जाता है। तो ये यूरोपीय जो देशों में जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये सिक्का बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के जामनगर के पास स्थित है। ये गुजरात का एक छोटा बंदरगाह है। ये हर मौसम में डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर तीनों ही कथन बिल्कुल सही है सिक्का बंदरगाह के बारे में, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प डी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और सिक्का बंदरगाह के बारे में और जानते हैं। ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के जामनगर के पास स्थित है। ये गुजरात का एक छोटा बंदरगाह है। ये हर मौसम में डायरेक्ट बर्थिंग पोर्ट है और ये जहाजों के सुरक्षित परिचालन के लिए जो है उत्कृष्ट शांति की स्थिति प्रदान करता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मृदंगम क्या है? यहाँ पर मृदंगम के बारे में पूछा है। दक्षिण भारतीय बोली संगीत के उपकरण, बंगाल की मशहूर मिठाई और केरल में हिंदू त्योहार। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मृदंगम। मृदंगम नाम से क्या पता चल रहा है कि ये किसी प्रकार का, जैसे कि आपने सुना हो मृदंग, मुरचंग, तो ये क्या होते हैं? मृदंग, यानी एक तरीके से संगीत से रिलेटेड ये शब्द लग रहा है। अगर आपको नहीं भी पता है तो हम ऐसे गैस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर, अगर आप गैस वर्क से भी करें, और वैसे इसका सही उत्तर है संगीत का उपकरण, यानी मृदंगम एक दक्षिण भारतीय एक वाद्य यंत्र है जिसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये हाल ही में चर्चाओं में रहा है क्योंकि मृदंगम बजाने वाले जो एक विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम कराईकुड़ी आर रानी था, जिन्हें कराईकुड़ी मणि के नाम से भी जाना जाता है, वो उनकी अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है और वो आधी शताब्दी तक कर्नाटक संगीत परिदृश्य पर छाए रहे थे। तो इसीलिए मृदंगम चर्चाओं में है। इसकी उत्पत्ति 2000 साल पहले दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में हुई थी। ये दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष ड्रम के रूप से कर्नाटक संगीत के एक संगत के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय द्विपक्षीय ड्रम है। इसे गोद में रखा जाता है और दोनों सिरों पर हाथों और उंगलियों से बजाया जाता है। तो ये एक तरीके से ढोलक की तरह जो है यूज होता है। तो चलिए हमारे 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो क्या बोलता है? 5वां जो हमारा प्रश्न है ये व्यापार घाटे के बारे में है। व्यापार घाटा क्या होता है? ये हाल ही में चर्चाओं में रहा है। दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो व्यापार घाटा देखा जाता है। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक टर्म है, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तब होता है जब किसी देश की निर्यात की लागत उसके आयात की लागत से अधिक हो जाती है। ये तब होता है जब किसी देश की आयात की लागत उसके निर्यात की लागत से अधिक हो जाती है। ये तब होता है जब किसी देश के व्यापार में तेजी से गिरावट आती है। ये तब होता है जब किसी देश का व्यापार तेजी से बढ़ता है। तो घाटा कब होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो घाटा तब होता है जब लाभ कम हो और हानि ज्यादा हो। तो हानि ज्यादा कब होगी? जब हमारे आयात, यानी जब हम कोई सामान ज्यादा मंगवाएंगे और निर्यात हमारा कम होगा, यानी देश से सामान कम बाहर जाएगा लेकिन जो है आयात बढ़ेगा, यानी खरीदेंगे ज्यादा और बेचेंगे कम। तो यानी निर्यात कम और आयात ज्यादा। तो ये हमारा विकल्प बी में लिख रखा है कि आयात की लागत उसकी निर्यात की लागत से अधिक हो जाती है तो हमारा व्यापार घाटा होता है। तो हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प बी। तो इस प्रकार से अगर हम अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी जो ये टर्म्स है, शब्द है, अगर इनको हम समझे
तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश के आयात की लागत उसके निर्यात की लागत से अधिक हो जाती है। इसे व्यापार के नकारात्मक संतुलन के रूप में जाना जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को मापने का एक तरीका है। व्यापार घाटे की गणना किसी देश के निर्यात के कुल मूल्य को उसके आयात के कुल मूल्य से घटाकर की जाती है। तो इस प्रकार से आज के हमारे अभ्यास सीरीज के 5 MCQ प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।